हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। एंड ये जो चैप्टर है ये 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये इसकी फर्स्ट वीडियो है एंड सेकंड वीडियो इसके बाद आएगी। एंड ये जो आपका बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उसका हिस्ट्री का सिलेबस है। एंड इसमें आपको जो आपकी बुक है उसमें आपको 1700 से लेके 1950 तक पढ़ना है। एंड यहाँ पे जो आपके चैप्टर का नेम है वो है 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्थिति आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गाइज़, इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य का इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि जब तक आप मुग़ल साम्राज्य समझेंगे नहीं कि मुग़ल साम्राज्य कैसा था, कैसे इसकी स्थापना हुई एंड इसका पतन कैसे हो गया, कैसे कैसे शासक आए थे, उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इनकी स्थिति अच्छी थी कि बुरी थी। ठीक है, ये पहले आप मुग़ल साम्राज्य का इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके बाद मैं आपको जो है इसका सेकेंड टॉपिक करवाऊँगी, जो है 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति। क्योंकि जब तक आप मुग़ल साम्राज्य को नहीं समझेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा था, तब तक आप जो है इसकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ये सब स्थिति आप नहीं समझ पाएंगे कि इसमें क्या हुआ था, तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे। तो आप सबसे पहले मैं आपको मुग़ल साम्राज्य का इंट्रोडक्शन दूंगी, देन सेकंड वीडियो में आपको ये 18वीं शताब्दी की भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आप ये समझिए कि 18वीं शताब्दी या सदी का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ऐसे आते हैं कि 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति क्या थी एंड 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, कौन से शासक आए थे। तो इसमें आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18वीं शताब्दी का कब का पूछ रहे हैं। तो ऐसी 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 1700 से लेके 1799 के बीच का जो भी टाइम पीरियड है उसको 18वीं शताब्दी बोलेंगे। इसमें आपका 1700, 1701, 1702 लेके 1799 तक का जो भी टाइम पीरियड है उसको बोलेंगे 18वीं शताब्दी। ठीक है, या सदी। एंड आपसे जब पूछते हैं कि 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति बताइए क्या क्या हुआ था, तो आपको सिंपली 1700 से लेके 1799 के बीच में जो भी कुछ हुआ था आपको सिंपली वही बताना होता है। ठीक है, एंड ऐसी 19वीं शताब्दी का होता है। 19वीं शताब्दी में आपको 1800 से लेके 1899 के बीच में जो कुछ भी हुआ था आपको सिंपली वही बताना होता है। ठीक है, चाहे कुछ भी आपसे पूछ ले 19वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति बताइए या क्या हुआ था, कैसे शासक थे, तो आपको सिंपली क्या बताना है, 1800 से लेके 1899 के बीच का जो भी कुछ हुआ था आपको सिंपली बताना है। ठीक है, तो आपको आई होप गाइस 18वीं शताब्दी और सदी का मतलब पता चल गया होगा। ठीक है, शताब्दी और सदी दोनों एक ही है। ठीक है, अगर आपसे 18वीं शताब्दी का पूछता है तो आपको सिंपली 1700 से 1799 के बीच में जो भी कुछ हुआ था आपको सिंपली वो बताना है। ठीक है गाइज, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गाइस, 18वीं शताब्दी का मतलब मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि सन 1700 से लेके 1799 के बीच का जो भी टाइम पीरियड था उसको 18वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक है, एंड 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि भारत की स्थिति खराब होने लगी थी। जो पहले के शासक आए थे 18वीं शताब्दी से पहले, जैसे कि अकबर आए थे, शाहजहाँ आए थे। ठीक है, ये भी 18वीं शताब्दी से पहले आए थे। लेकिन इसके बाद औरंगजेब के बाद जो है कि जो शासक आए वो योग्य नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो शासन संभाल नहीं पाए और भारत की स्थिति जो है वो ख़राब होने लगी। और धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ भी जो है, अंग्रेज़ों की भी एंट्री हो जाती है इन शासक की वजह से। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, 1757 की क्लासिक की लड़ाई हुई थी। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेज़ की एंट्री हो गई थी और अंग्रेज़ ने क्या किया था, पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अंग्रेज़ ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति हर स्थिति में जो है 18वीं सदी में जो है भारत की हर स्थिति में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। ठीक है, एक तरह से क्या करते हैं, वो भारत को अपना उपनिवेश बना लेते हैं। ठीक है, एंड अब देखिए उपनिवेश का मतलब क्या होता है। उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर आर्थिक व राजनीतिक रूप से अपना अधिकार कायम कर लेता है तो कमज़ोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली में बताऊं तो कोई भी पावरफुल देश जब कमज़ोर देश पे, ठीक है, कोई भी कमज़ोर देश है उस पर अपना अधिकार कर लेता है किसी भी रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो वो कमज़ोर देश क्या हो जाता है, वो शक्तिशाली देश का उपनिवेश बन जाता है। जैसे क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों के टाइम में क्या हुआ था, अंग्रेज़ जो है एक पावरफुल देश था और उसके आगे भारत इतना पावरफुल नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्हें भारत में एंट्री की और अपनी कंपनियां जो है वो स्टार्ट करने लगे। भारत के लोगों को बताया अपनी कंपनियों के बारे में कि इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, हम यहाँ पे अपनी कंपनी लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये बोल के उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी यहाँ पे भारत में स्थापित कर दी और व्यापार करने लग गए। ठीक है, तो इसी तरह जो है धीरे धीरे पहले एक कंपनी
लगाई, 2 कंपनी लगाई, 3 कंपनी लगाई। इसके बाद क्या किया, अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे जो है अपनी कंपनी यहाँ पे लगाते गए और धीरे धीरे भारत पर एक अधिकार जो है करते गए। इसके बाद का तो आपको पता ही है कि अंग्रेज़ ने कैसे जो है पूरे भारत पर कैसे कब्जा कर लिया था। तो यहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई थी कि पहले स्टार्टिंग में आए, इनने लोगों को लालच दिया कि हम आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे, आप हमें यहाँ पे कंपनी लगाने दीजिए। और उसके बाद उनको कंपनी लगाने के बाद उन्होंने क्या किया कि भारत को क्या किया, अपना उपनिवेश बना लिया। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति अत्यंत कमज़ोर हो चुकी थी। इसका कारण ये था कि मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह नाचने गाने में खोया रहता था तथा यहीं से भारत की सामाजिक स्थिति धीरे धीरे ख़राब होने लगी और धीरे धीरे हैदराबाद, बंगाल, अवध के जो राज्य थे वो मुग़लों की कैद से धीरे धीरे आज़ाद होते गए। ठीक है, 1857 के विद्रोह तक मुग़ल साम्राज्य को भारत का सम्राट माना जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे सारे राज्य मुग़ल की कैद से आज़ाद होने लगे और इन्हीं में से एक राज्य मराठा राज्य था। मराठा जो राज्य था, मराठों ने भी अपनी शक्तियाँ जो है धीरे धीरे बढ़ाते गए और इसके कारण जो है मुग़ल साम्राज्य जो है ख़त्म होता गया। 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा था गाइस, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति हर रूप से बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि वहाँ उस टाइम के जो शासक होते थे वो इतने योग्य नहीं होते थे। जिनमें से एक शासक है जिसका नाम है मुग़ल का शासक है ये बादशाह मोहम्मद शाह जो है, ये इतना अयोग्य था। ये हमेशा नाचने गाने में ही जो है खोया रहता था, नृत्य जो होते हैं वो देखने में ही लगा रहता था। ठीक है, और शासन पे इसने इतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इसका शासन भी कमज़ोर हो गया था। और जब शासन कमज़ोर हो जाए तो बाहर के जो देश है वो क्या करेंगे, वो जो है इन देशों पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगेंगे। जब राजा कमज़ोर हो जाएगा तो सोचेंगे पावरफुल देश के कमज़ोर देश को जो है क्या करा जाए, हड़प लिया जाए, उस पर आक्रमण किया जाए। तो इसी तरह क्या हुआ था, इतना ध्यान नहीं देता था वो राजा। और इसके बाद जो मुग़ल के अंदर में जो राज्य आते थे उसके अंडर में, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, ये सब ने क्या किया था, धीरे धीरे जो है ये स्वतंत्र होने लग गए थे मुग़लों की कैद से। ठीक है, जो अकबर है, शाहजहाँ है, बादशाह, इनने क्या किया था, इनने एक साम्राज्य, बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार किया था मुग़ल साम्राज्य का। लेकिन ये जो बाद के शासक आए जिसमें बादशाह मोहम्मद शाह का भी नाम आता है, इनकी वजह से क्या हुआ था कि जो सारे राज्य है वो धीरे धीरे जो है अलग होने लग गए थे, क्योंकि राजा इतना ध्यान नहीं देता था, वो अपना नाचने गाने में खोया रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह तक मुग़ल साम्राज्य को भारत का सम्राट माना जाता था। क्यों माना जाता था, कि 1857 से पहले थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, लेकिन इसके बाद जो अयोग्य शासक आने लगे, 1707 के बाद जो शासक आए वो अयोग्य आए और किसी तरह जो मुग़ल साम्राज्य है वो 1858 तक चलता रहा। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसका नाम फिर भी था, अयोग्य शासक थे, लेकिन मुग़ल साम्राज्य बहुत बड़ा था जिसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ठीक है, इसलिए 1858 तक आते आते जो है मुग़ल साम्राज्य लगभग ख़त्म सा हो गया था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ था कि राज्य जो है आज़ाद होने लग गए थे अयोग्य शासक के कारण। ठीक है, और इनमें एक शक्ति थी जो मराठा शक्ति। ये मराठा शक्ति इतनी बड़ी विशाल शक्ति के रूप में उभरी थी कि इनके वजह से क्या हुआ था कि धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म होने लग गया था। सो गाइज़, मैंने आपको अभी बताया कि 18वीं शताब्दी के भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी, थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। एंड आप पहले इसको मुग़ल साम्राज्य का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, इसके बाद मैं उसकी जो स्थिति थी वो डिटेल में बताऊंगी सेकंड वीडियो में। ये आपकी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, एंड इसमें आपको मुग़ल साम्राज्य का पढ़ना है कि इसमें कैसे कैसे शासक आए थे और इनका पतन कैसे हो गया, कैसे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई, किसने की, और इनका पतन कैसे हो गया, क्यों हो गया। ठीक है, सो यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य 1526 ईस्वी में स्थापित हुआ था और 1558 तक जो है चला था। तो मैंने आपको बताया था कि किसी तरह जो 1558 तक चला था। स्टार्टिंग के शासक तो बहुत अच्छे रहे, अकबर आए, शाहजहाँ आया, जहांगीर आया, लेकिन औरंगजेब के बाद के जो शासक आए इसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य जो है वो टिक नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट है, मुग़ल साम्राज्य को समझने के लिए इसे 3 काल में बांटा गया है। प्रथम काल 1526 से 1540 है एंड द्वितीय काल 1556 से 1707 है एंड उत्तर काल 1707 से 1858 तक है। तो गाइस, इसको 3 काल में बांटा गया है। हम तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। 1526 से 1540 के बीच में क्या हुआ था, कैसे शासक आए थे। इसके बाद उसको प्रथम काल कहा जाता है। जो द्वितीय काल आपका स्टार्ट होता है वो 1556 से 1707 तक रहता है एंड 1707 औरंगजेब
औरंगजेब की इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और 1707 से 1758 का बीच का जो उत्तर काल होता है ये बहुत ही ख़राब होता है। इसमें भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आते हैं, वो इतने योग्य नहीं होते हैं, वो हमेशा आपस में राज्य के लिए लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य जो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो 1707 से 1858 तक हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 1707 तक मुग़लों का वास्तविक शासन रहा। उसके बाद के जो शासक आए वो इतने योग्य नहीं थे और 1858 तक मुग़ल साम्राज्य किसी प्रकार चलता रहा। 1707 से भारत की आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर शासन कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य था। अपने से पिछले शासकों के विपरीत मुग़लों ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी में मुग़लों ने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में मुग़लों ने लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इसमें यही कहा गया है कि 1707 तक जो है मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक शासन रहा था, क्योंकि 1707 तक औरंगजेब जो है की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद के जो शासक आते हैं वो योग्य नहीं रहते हैं, ठीक है। 1707 से पहले बादशाह अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर ये आते हैं, ठीक है। इनकी वजह से शासन चलता रहता है, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं वो इतने योग्य नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे 1707 तक जो है मुग़लों का वास्तविक शासन कहा गया है, ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद जो शासक आए वो योग्य नहीं थे और 1858 तक किसी तरह मुग़ल साम्राज्य चलता रहा था, ठीक है। और 1707 से ही जो है यहाँ पे आधुनिक काल कहा जाता है। भारत के आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है 1707 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16वीं सदी में मुग़लों ने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था और 17वीं शताब्दी में मुग़लों ने लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। 16वीं शताब्दी का मतलब है कि 1500 से 1599 के बीच का टाइम पीरियड है। इसमें क्या किया था, मुग़लों ने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया था, दिल्ली और आगरा से। और 17वीं शताब्दी यानी कि 1600 से लेके 1699 के जो बीच का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में लगभग उनने पूरे अपने महाद्वीप पे, संपूर्ण महाद्वीप में उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो ये आपको आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। 1526 में इनने क्या किया था, इनने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। 1526 से स्टार्टिंग करी इनने एंड 17वीं सदी तक आते आते इनने लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुग़ल कौन थे। मुग़ल दो शासक के वंशज थे। माँ की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खां से संबंध रखते थे, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज किया करता था, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक व तुर्की वर्तमान के शासक तैमूर के वंशज से, ठीक है। एंड आपका जो पहला यहाँ पे शासक आएगा मुग़ल साम्राज्य का वो बाबर है, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य का पहला शासक मुग़ल साम्राज्य का पहला शासक बाबर था तथा बाबर ने 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिया था और उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। यहाँ पे क्या किया था, बाबर जो है पहला जो शासक बना था मुग़ल साम्राज्य का, और 1494 में एक फरगाना राज्य है, ठीक है, वहाँ का क्या हुआ था, उसका उन्होंने शासन प्राप्त कर लिया था, वहाँ का वो राजा बन गया था और उस समय जो उसकी उम्र थी वो केवल 12 साल की थी, ठीक है। इसके बाद 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। इसने 1526 से 1530 तक शासन किया, ठीक है। तो 1526 में इनने क्या किया था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, 1526 में। और 1530 तक जो है ये शासन करता रहा। इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका जो पुत्र होता है वो जो है यहाँ का शासक बनता है, राजा बनता है। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं जो है वो मुग़ल साम्राज्य का अगला शासक बनता है। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है इसके बाद हुमायूं जो है शासक बनता है और हुमायूं जो है वो बाबर का पुत्र होता है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। हुमायूं ने अपने पिता बाबर की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था और प्रत्येक भाई को एक एक राज्य मिला था।
हुमायूं के समय में साम्राज्य में भयंकर संकट आ गया था, जिसकी वजह से उसे राजगद्दी छोड़ के ईरान भागना पड़ा था। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा कि पहले जो परंपरा होती थी बाबर के टाइम की, वो क्या होती थी कि जब पिता की मृत्यु हो जाती तो जायदाद जो है वो जितने भी भाई होते थे उसमें बराबर बांट दिया जाता था। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट था उस समय। लेकिन जो बाद में अयोग्य शासक आए थे, वो किस वजह से आए थे, जो उनके पिता है उनने जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, किसी एक को दे देते थे। फिर भाई क्या करते थे, वो ना जायदाद के लिए लड़ते रहते थे, और इसी तरह जो है राज्य जो है वो स्थापित इतने अच्छे से चल नहीं पाया, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण बनता है कि पहले जो परंपरा चल रही थी कि जो पिता है वो वसीयत बेटों में अच्छे से बांट देता था, लेकिन बाद के जो शासक आए थे उनमें क्या होता, भाइयों के बीच में जायदाद को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया था। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हुमायूं जो है वो बना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि हुमायूं के टाइम में क्या हुआ था, भयंकर संकट आ गया था। क्या हुआ था कि जो शेरशाह सूरी है ये जो है यहाँ पे आके हुमायूं को बहुत परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से जो है हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ गया था। ठीक है, इसलिए वो अपनी शासन छोड़ के ईरान भाग गया था। फिर बाबर के बाद जो है शेरशाह सूरी बनता है यहाँ का अगला शासक। हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी यहाँ का अगला शासक बनता है। ठीक है, हुमायूं के बाद अब आपका शेरशाह सूरी पढ़ना है आपको। हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी का शासन पर अधिकार हो जाता है, और इसने 1540 से 1545 तक शासन किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के तुरंत बाद हुमायूं भारत पर पुनः आक्रमण करता है तथा एक बार फिर वह मुगल की राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लेता है, और 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हुमायूं भी मरा नहीं होता है। शेरशाह सूरी जब उसे परेशान कर रहा होता है तो हुमायूं क्या करता है कि वो अपनी राजगद्दी छोड़कर ईरान भाग जाता है, और जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है इसके बाद हुमायूं को अच्छा मौका मिलता है और वो फिर से आता है, भारत पर आक्रमण करता है, और वहाँ की जो राजगद्दी होती है उस पर अपना अधिकार कर लेता है, और 1556 तक वो शासन करता है। लेकिन 1556 के बाद क्या होता है, 1556 में उसकी दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है अकबर जो है नेक्स्ट इसका शासक बनता है, और अकबर कौन होता है, हुमायूं का पुत्र होता है। 1665 में पेट की बीमारी के चलते अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर जो है वो हुमायूं के बाद जो है शासक बना था, वो हुमायूं का पुत्र था, और इसने जो है 1556 से लेके 1605 तक शासन किया था। 13 वर्ष की उम्र में ये शासक बन गया था, और 1665 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी पेट की बीमारी के कारण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो यहाँ मुगल साम्राज्य का शासक बनता है वो मोहम्मद जहांगीर है। ठीक है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक जहांगीर बना। इसका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था, एंड इसने 1605 से 1627 तक शासन किया, और 1627 में लाहौर के निकट भीमवार में इसकी मृत्यु हो गई। अकबर की जब मृत्यु हो जाती है इसके बाद मोहम्मद जहांगीर जो है यहाँ का शासक बन जाता है, और इसका जो पूरा नाम होता है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर होता है, और इसने जो है 1605 से 1627 तक शासन किया था। इसके बाद 1627 में क्या होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर के निकट जो भीमवार वो स्थान होता है वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हमको शाहजहाँ के बारे में पढ़ना है, और जहांगीर की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो शाहजहाँ बनता है। ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहाँ मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। इसने 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की स्मृति में ताजमहल बनवाया था, तथा 1658 में शाहजहाँ बीमार पड़ गया, और इसी बीच 1657 से 1658 के बीच शासन को लेकर शाहजहाँ के पुत्रों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और इसमें औरंगजेब की विजय होती है। औरंगजेब शाहजहाँ का ही पुत्र होता है। ठीक है, औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतरवा देता है, और शाहजहाँ को किले में बंद करवा दिया जाता है। इसके बाद 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। गाइस इसमें क्या होता है कि जहांगीर की जब मृत्यु हो जाती है जहांगीर की, तो शाहजहाँ जो है यहाँ का शासक बन जाता है। ठीक है, शाहजहाँ थोड़े टाइम तक शासन करता है। इसके बाद वो बीमार पड़ जाता है, और जब बीमार पड़ जाता है तो वो शासन ढंग से चला नहीं पा रहा होता है। तो क्या होता है कि जो इनके पुत्र होते हैं उनके बीच में झगड़ा होने लग जाता है कि शासन मैं चलाऊँगा, गद्दी के लिए झगड़ा होने लगता है यहाँ पर। और झगड़ों में क्या होता है कि उनका जो शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब होता है उसकी विजय होती है, और औरंगजेब जो है अपने तीनों भाइयों की हत्या करवा देता है,
और साथ ही साथ अपने पिता को भी जो है किले में बंद करवा देता है। आगरा के किले में जो है अपने पिता को बंद करवा देता है और थोड़ी दिन जो है औरंगजेब जो है शासन करता है। इसके बाद जो है 1707 में जो है फिर औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का वास्तविक शासन लगभग समाप्त सा हो जाता है। 1707 के बाद मुगल साम्राज्य था, लेकिन उसके शासक इतने योग्य नहीं थे तथा 1858 तक मुगल साम्राज्य किसी तरह चलता रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य अपने पतन के करीब था और इसके आगे आने वाले शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का विशाल साम्राज्य जो है उनके हाथों से निकलता गया तथा अनेक राज्य जो मुगल साम्राज्य की कैद में थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। इसमें मैंने आपको बताया कि शाहजहाँ जो है उसको औरंगजेब ने क्या किया था, किले में बंद करवा दिया था, अपने भाइयों को मरवा दिया था। ठीक है, और फिर इसके बाद इसने जो है 1658 से 1707 तक जो है शासन किया था। इसके बाद 1707 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद जो है औरंगजेब के उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके लिए उनमें भी जो है शासन को लेकर झगड़ा होता है, पर वो इतने योग्य नहीं होते हैं, जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य है वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगता है, क्योंकि जो शासक होते हैं वो शासन को चला नहीं पाते हैं और 1858 तक किसी प्रकार जो मुगल साम्राज्य चलता रहता है, फिर धीरे धीरे जो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ही जो मुगल साम्राज्य का पतन जो है स्टार्ट हो जाता है। और इसमें मुगल साम्राज्य का विशाल साम्राज्य उसके हाथों निकलता गया। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ था कि शासक जो है, जो हमारे पहले के राजा थे, जैसे अकबर थे, शाहजहाँ थे, जहांगीर ने इतना बड़ा मुगल साम्राज्य जो है विस्तार किया था, इनने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, औरंगजेब तक तो ठीक था, औरंगजेब ने भी काफ़ी जो है साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत सारे युद्ध किए औरंगजेब ने भी। एंड इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी आए वो इतने कौशल नहीं होते थे, उनमें इतना युद्ध में अच्छे नहीं थे, वो युद्ध नहीं कर पाते थे, शासन संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य जो है इनके हाथों से निकलता गया। और मुगल साम्राज्य जो अकबर और जहांगीर बादशाह ने इतना बड़ा साम्राज्य जो विस्तार किया था, उनके उत्तराधिकारी ने क्या किया कि धीरे जो छोटे छोटे राज्य थे ना, उनकी शक्ति पावरफुल होने लग गई थी, क्योंकि जो शासक थे वो इतने योग्य नहीं होते थे, ढंग से काम नहीं करते थे, राज्यों पे ध्यान नहीं देते थे। इसके कारण जो छोटे छोटे राज्य थे ना वो शक्तिशाली होते गए और जो है वो जो है फिर जो है इनकी कैद से आज़ाद हो गए। जो मुगल के कैद के अंदर मुगल के कैद में बहुत सारे राज्य थे, वो धीरे धीरे आज़ाद होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अहमदनगर में 4 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र मोहम्मद मुआज़्ज़म, मोहम्मद आजम एवं मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होने लगा तथा परिणाम स्वरूप मुआज़्ज़म जो उस समय अफ़गानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाऊ के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में मोहम्मद कामबख्श को मार दिया तथा दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। इसमें क्या होता है कि जो औरंगजेब होते हैं उनके 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, तीनों पुत्र के बीच में जो है युद्ध, फिर से शासन को लेके युद्ध होने लगता है और इसमें किसकी विजय होती है, मुआज़्ज़म जो मोहम्मद मुआज़्ज़म होता है वो औरंगजेब का जो पुत्र होता है उसकी यहाँ पे विजय होती है और वो क्या करता है, इसके बाद जो है अपना बहादुर शाह के नाम से राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, और जजाऊ के युद्ध में आजम और कामबख्श के 2 भाई होते हैं, उनकी ये हत्या करवा देता है और दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जो है इसका शासक बनता है। बहादुर शाह वही है मुआज़्ज़म जिसने बहादुर शाह की उपाधि ली थी और दिल्ली के तख्त पर बैठा था। ठीक है, ये औरंगजेब का ही पुत्र होता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुग़ल साम्राज्य का शासक बना और 65 वर्ष की उम्र में मुग़ल का सम्राट बना था। ये बहादुर शाह प्रथम ने मराठों और राजपूतों के साथ मित्रता की नीति अपनाई तथा मराठा के नेता शाह को मुग़ल की कैद से आज़ाद किया। इसने 1707 से 1712 तक शासन किया था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम आया था। ये मुआज़्ज़म है जिसने बहादुर शाह की उपाधि ली थी। इसके बाद दिल्ली के तख्त पर बैठा था और उस समय जो है ये 65 वर्ष का था। ठीक है, बुढ़ा हो चुका था लगभग। और इसने क्या किया था कि मराठों और जो राजपूत मुग़ल की कैद में थे, ठीक है, इनको कैद कर रखा था, इनको भी जो है उन्होंने मित्रता करके इनको स्वतंत्र कर दिया था और इसने 1707 से 1712 तक शासन किया था। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा पॉइंट दिखता है कि ये जो है इतने योग्य नहीं थे। ये क्या कर रहे थे कि जो कैद करके उन्हीं से मित्रता करके उनको आज़ाद कर रहे थे, और धीरे धीरे ये जो शक्तियाँ होती है ना, ये अपने अपने को बटोर के अपने को विस्तार करके जो है ये बाद में जो शक्तियाँ ये मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बनती है। नेक्स्ट देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह मुग़ल साम्राज्य का शासक बनता है। इसने जजिया कर बंद करवा दिया था और इसने 1712 से 1713 तक शासन किया मुग़ल साम्राज्य पर। और 11 फरवरी 1317 में फ़र्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जो है इसकी हत्या करवा दी थी तथा खुद मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। और इसी बीच 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल भारत आया था। तो इसमें क्या हुआ था कि बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कौन होता है, जहांगीर शाह जो है वो मुग़ल साम्राज्य का शासक बनता है, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसने जजिया कर जो है वो बंद करवा दिया था, जो कर वसूला जाता था एक प्रकार का, वो बंद करवा दिया था इसने, ठीक है। और 1712 से 1713 तक इसने लगभग 1 साल शासन किया है। और 11 फरवरी 1713 में क्या होता है, फ़र्रुखशियर एक होता है कहीं का राजा होता है, वो क्या करता है, वो सैयद बंधुओं के साथ मिलता है, मिलकर उस जो है इसकी हत्या करवा देता है, ठीक है। इसकी हत्या करवाने के बाद जो है राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो जो सैयद बंधु होते हैं वो क्या करते हैं, वो राजा बनाने का काम करते हैं। इनने अपनी शक्तियाँ बहुत विस्तारित कर ली थी, और जो सैयद बंधु होते थे ये करते थे, राजा बनाते थे और फिर बाद में उसको अलग कर देते थे राज्य से। तो इसी प्रकार ने क्या किया, जहांगीर शाह की फ़र्रुखशियर ने सैयद बंधुओं के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी और ख़ुद जो है वो मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया था। और ये 1717 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल जो है इसी के समय में भारत आया था, ठीक है। फ़र्रुखशियर के समय में ही भारत आया था और इसके बाद ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में एंट्री होती है। फ़र्रुखशियर ने 1707 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया था तथा वहीं सैयद बंधु जिसकी सहायता से फ़र्रुखशियर ने जहांगीर शाह की हत्या करवाई थी, वही सैयद बंधु बालाजी विश्वनाथ से संधि करके मराठों की सहायता से फ़र्रुखशियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या करवा देते हैं। सो गाइस, ये वही सैयद बंधु है। सैयद बंधु का क्या काम होता है, उस समय सैयद बंधु को काम होता था कि वो ना राजा बनाते थे, ठीक है, राजा बनवाते थे, फिर उनकी हत्या भी करवा देते थे। तो यहाँ पे भी वही हुआ था, फ़र्रुखशियर ने जो है सैयद बंधुओं की सहायता से जहांगीर शाह की हत्या करवाई थी। इसके बाद जो सैयद बंधु है वो बालाजी सिर विश्वनाथ के साथ मिलकर फिर इस फ़र्रुखशियर की भी हत्या करवा देते हैं। इसके बाद सैयद बंधु क्या करते हैं, फ़र्रुखशियर की जब हत्या करवा देते हैं, इसके बाद रफ़ी-उद-दरजात को जो है अगला शासक बनाते हैं। तो सैयद बंधु का यहाँ पे काम ही होता है, वो शासक बनाते हैं फिर उन्हें मरवा देते हैं, ठीक है। तो अगला शासक जो बनाया था इनने रफ़ी-उद-दरजात को बनाया था और ये सबसे कम समय तक शासक बना रहा था, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु के बाद रफ़ी-उद-दौला मुग़ल साम्राज्य का अगला शासक बना था और इसने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी। 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक इसने शासन किया था। तो बहुत कम टाइम तक इसने शासन किया था। किसने, रफ़ी-उद-दौला जो था उसने शाहजहाँ द्वितीय नाम की उपाधि धारण की थी, ठीक है, रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु के बाद। इसको शासक किसने बनाया था, सैयद बंधुओं ने ही इसको शासक बनाया था। पहले रफ़ी-उद-दरजात को शासक बनाया था, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको मरवा करके फिर रफ़ी-उद-दौला को शासक बनाया और शाहजहाँ की उपाधि धारण करवाई थी इसको। अब नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद शाह। रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तथा इसने 1720 में जजिया कर बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी और 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तथा 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया और इसने भारत पर आक्रमण करके अपने साथ तख्ते ताउश और कोहिनूर हीरा फारस ले गया था। कौन ले गया था, नादिर शाह, ठीक है। तो मोहम्मद शाह क्या होता है, रफ़ी-उद-दरजात के बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इसने 1720 में जजिया कर जो है समाप्त करवा दिया था और सैयद बंधु जो शासक बनाता था, सैयद बंधु वंश वर्ग था, वो क्या करता था कि उसने जो मोहम्मद शाह है उसने इनकी भी हत्या करवा दी थी। और 1739 में जो है नादिर शाह आया था और उसने क्या किया,
भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ से जो है आक्रमण करके भारत से ये तख्ते ताउश और कोहिनूर हीरा था उस समय भारत में, वो भी जो है अपने साथ जो है आक्रमण करके फारस ले गया था। जिसने बस भारत पे ये आक्रमण करने के लिए आया था, आक्रमण करके भारत को लूट के ये वापस फारस चला गया था। इसके बाद जो है अगला शासक अहमद शाह आता है। 1748 में अहमद शाह मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना तथा इसने 1748 से 1754 तक शासन किया। अहमद शाह के बाद अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय अगला शासक बनता है। ठीक है, ये जहांदार का पुत्र होता है और ये जो है अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करता है और इसने 1754 से 1759 तक जो है शासन किया था मुगल साम्राज्य पर। एंड इसने जो है अहमद शाह को आपदस्थ किया था, यानी कि गद्दी से हटवा दिया था। इसके बाद जो है ये मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना था और ये जहांदार का पुत्र था। ठीक है, इसने जो है अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है इसके बाद अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय जो है मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनता है और शाह आलम के काल में ही बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, इसके बाद जो है अकबर द्वितीय जो है अगला शासक बनता है। शाह आलम के बाद जो है अकबर द्वितीय मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनता है और इसने 1806 से 1827 तक शासन किया। सो गाइस, इसमें हमने देखा था कि अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है, मतलब अहमद शाह को जो है ये जो जहांदार का पुत्र होता है वो उसे आपदस्थ कर देता है, यानी गद्दी से हटा देता है और ख़ुद जो है वो मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठ जाता है और अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करता है। इसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय जो है वो अगला शासक बनता है मुगल साम्राज्य का और जो है इसने 1764 में बक्सर का युद्ध किया था और इसके बाद जो है अकबर द्वितीय जो है अगला शासक बनता है और इसने जो है 1806 से 1827 तक जो है मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का शासक बना। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था और 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज़ सरकार ने इसे गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके इसे रंगून भेज दिया, जहां पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। सो गाइज़, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे जो बहादुर शाह द्वितीय है ये क्या था, अकबर द्वितीय के बाद यहाँ का शासक बना था मुगल साम्राज्य का और ये अंतिम शासक माना जाता है मुगल साम्राज्य का, बिल्कुल लास्ट शासक था। इसके बाद कोई शासक नहीं हुआ है। और 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था, इसने विद्रोहियों का साथ दिया था, जिसके कारण जो है अंग्रेज़ सरकार थी उसने इसे गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके इसे रंगून भेज दिया था और वहाँ पर जो है 1816 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो गाइज़, ये टोटल जो है मुगल साम्राज्य के स्टार्टिंग से जो शासक रहे हैं और एंड तक जो शासक रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट थी, उनके बारे में पूरा बताया गया था कि कैसे जो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब जो थे योग्य शासक थे, इनने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, काफ़ी अच्छे से अपने साम्राज्य को चलाया। लेकिन इसके बाद के जो शासक आए, हालांकि जो औरंगजेब आया, औरंगजेब ने अपनी टाइम में बहुत युद्ध किए, बहुत पैसे खर्च किए, इसने बहुत सबसे ज़्यादा युद्ध औरंगजेब ने जो है अपने टाइम में किए हैं। इसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए वो इतने योग्य नहीं थे, शासन को चला नहीं पाए, जिसके कारण जो छोटी छोटी जो शक्तियाँ थी वो उभरने लग गई और उनने फिर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। धीरे धीरे वो राज्य भी स्वतंत्र हो गए और उसी में एक मराठा शक्ति थी जो कि बहुत ही ज़्यादा विशाल हो गई थी, बड़ी हो गई थी और एंड में जो है ये मराठा शक्ति जो है ये फिर जो है मुग़ल के साम्राज्य के पतन का कारण बनती है। सो गाइज, इसमें हमने मुग़ल साम्राज्य का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके बाद हम इसकी 18वीं शताब्दी में जो स्थिति रही है राजनीतिक रूप में, सामाजिक आर्थिक रूप में क्या स्थिति रही है, धार्मिक सांस्कृतिक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था एंड इसकी सेकेंड वीडियो आने वाली है, उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से सेकेंड वीडियो देख लेना। ठीक है, उसमें हम सारी डिस्कस करेंगे एंड 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप गाइज़ मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।